नमस्कार दर्शकों, मैं मानवता त्रिपाठी तेजस्वी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ जुड़े हैं अनिल अनिल थानवी जी। अपना पार्ट 6 उपस्थित करना चाहते हैं। सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी। नमस्कार। भारतीय विज्ञान संचारक समूह के इस मंच पर आज पार्ट 6 में हम ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की जो श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम एनिमेशन द्वारा बिग बैंग और बिग क्रंच को दिखाएं। भारतीय विज्ञान संचारक समूह के इस मंच पर पूर्व की कड़ियों के क्रम में जिस तरह से हमने पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में जो बातें बताई कि ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड कैसे बनते हैं, कैसे वो नष्ट होते हैं, कैसे सृजन होता है, कैसे विनाश होता है, यूनिवर्स का शेप कैसा है और आकाशीय पिंडों की ज्योमेट्रिकल शेप कैसी होती है, इस पे हमने मैथमेटिकल तरीके से बात कही। आज हम उसको एनिमेशन के माध्यम से एक बार फिर आपके सामने रख रहे हैं कि जैसे पृथ्वी और ग्रह हैं और सूर्य, तारे और इसी तरह से कुछ चंद्रमा भी है, उनकी ऑपरेट शेप कैसे चेंज होती है, इसको एनिमेशन द्वारा हम शो करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पहले आपके सामने ये बात बताई कि आकाशीय पिंड अपनी आकृति बदलते हैं, उनकी ध्रुवीय और विषुवतीय त्रिज्या बदलती है और वो ध्रुवीय और विषुवतीय त्रिज्या जिसको वेरिएबल ऑब्लेटनेस के द्वारा बदलते हुए दिखाते हैं। और अब तक जैसे कि अनेक नासा के अभियानों से और विश्व की दूसरी खगोलीय संस्थाओं के माध्यम से ये बात बताई जाती रही है कि कैसे आकाशीय पिंड जो है शेप चेंज करते हैं। सूर्य की आकृति कांस्टेंट नहीं रहती, एक सौर चक्र में सूर्य की आकृति बदलती है और वो आकृति उसकी ध्रुवीय और विषुवतीय त्रिज्या में परिवर्तन, जिसको वेरिएबल ऑब्लेटनेस के माध्यम से समझा जाता है। इसी तरह से ब्रह्मांड के तारों में भी ऐसा होता है। सौर वैज्ञानिकों का और दूसरे खगोल शास्त्रियों का मानना है हमारा पृथ्वी ग्रह जो है, इसकी भी शेप है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, इसकी विषुवतीय और ध्रुवीय त्रिज्या में बदलाव होता रहता है। हम एक अलग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं कि ध्रुवीय और विषुवतीय त्रिज्या में बदलाव किस तरह से होता है। जैसा कि साथियों आपको पता है कि मैं वेरिएबल ऑपरेटनेस को जिस तरह से ट्विस्टिंग और टाइटनिंग ऑसिलेशन के द्वारा समझाता रहा हूं, तो आज मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं, तो ध्रुवीय और विषुवतीय त्रिज्या कैसे बदलती है आकाशीय पिंडों की, इसको हम एक नए तरीके से समझा रहे हैं। तो हमारा पर्पज ये है कि ये ब्रह्मांड जो ऑसिलेशन करता है उसको हम आकाशीय पिंडों के जैसे कि आकाशीय पिंडों की आकृति बदलती है, उसी तरह से
अब हम यहाँ पे ये दर्शा रहे हैं कि देखिए इस तरह से सबसे पहले हम सूर्य की आकृति जो बदलती है और पृथ्वी की आकृति बदलती है। तो इसमें सबसे पहले पृथ्वी के बारे में हम बता रहे हैं कि नासा का जो क्लाइमेट चेंज ये नीचे वाला जो चित्र है, ये जो एनिमेशन है, ये नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज से उसके विषुवतीय और ध्रुवीय त्रिज्या में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और किस तरह से ये ध्रुवीय त्रिज्या कम होती है और विषुवतीय त्रिज्या बढ़ती है। तो आपके सामने ये जो एनिमेशन है, इस तरह से बताया है कि पृथ्वी की आकृति बदलती है। और ऊपर जो हमने एनिमेशन बनाया है वो हमारे द्वारा बनाया गया है, मेरे द्वारा मतलब। और मैंने बहुत धीमी गति से इसको दिखाया, थोड़ा स्लो स्पीड में। तो देखिए, तो मैंने इसको जिस तरह से आपके सामने है, ये देखिए इसकी आकृति कैसे बदल रही है, पृथ्वी की आकृति। और नासा के जो क्लाइमेट चेंज के जो अभियान है उसमें जो दिखाया जाता है, तो धीमी गति से पृथ्वी का पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस चेंज होता है और इसको हमने इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ये पृथ्वी की आकृति में परिवर्तन का ट्विस्टिंग और टाइटनिंग, यानी कि उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में विपरीत दिशा में फोर्स रखता है और इस तरह से आकृति बदलती है। तो हमारे अनुसार ये ऊपर वाला जो एनिमेशन है ऐसे होता है। और ये जो क्लाइमेट चेंज के माध्यम से नासा के वैज्ञानिक बताते हैं, तो मूल रूप से ऐसा होता है, ये हमारा कहना है। तो साथियों, ये एनिमेशन जो है मैंने स्वयं ने बनाया है और इसी तरह से मैं बताता हूँ आपको कि जो पृथ्वी का हमने बताया है, ये देखिए इसमें हमने ये बताया है कि पृथ्वी, नीचे जो एनिमेशन है जो मेरे द्वारा बनाया गया है और ये वैज्ञानिकों द्वारा स्फेरॉइडल मोड और टॉरॉइडल मोड इसको दिखाया गया है। तो इस तरह से जो पृथ्वी में जो सिस्मिक फोर्स रखते हैं इस तरह से दिखाया गया है। तो एनिमेशन के द्वारा मैंने बताया है कि पृथ्वी की आकृति कैसे बदलती है। एक देखिए इसके बाद में एक और है, जैसे ये देखिए, और इसके बाद में जैसे पृथ्वी के इनर कोर के बारे में कहा जाता है कि इनर कोर कैसे चेंज होती है। तो ये देखिए इस तरह से पृथ्वी का इनर कोर जो है ऑसिलेट इस तरह से करता है। और अब हम ये बताना चाहेंगे कि कैसे ये जो सूर्य है उसकी आकृति कैसे चेंज होती है।
और मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लिप होता है। तो ये है जैसे कि सूर्य की आकृति इस तरह से बदलती है। अब हम जो सूर्य में ये देखिए, एक पूरे सौर चक्र में सूर्य जो मिनिमम से मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से मिनिमम इस तरह से चेंज होता है। तो ये आपके सामने देखिए, एक सौर चक्र में सूर्य की आकृति कैसे बदलती है। थोड़ा तो साथियों, ये इस तरह से आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है कि सूर्य में शेप चेंज कैसे होता है। जैसे सूर्य मिनिमम से मैक्सिमम जाता है और फिर मैक्सिमम से मिनिमम, तो सूर्य की आकृति कैसे बदलती है, इसको मैंने दर्शाया है आपके सामने। इसके बाद ये देखिए, एक पूरे सौर चक्र में ये देखिए एक पूरे सौर चक्र में सूर्य अपनी आकृति ऐसे बदलता है। तो ये वेरिएबल ऑब्लटनेस का जो आपके सामने एनिमेशन है, इस तरह से तो सूर्य की आकृति वास्तव में इस तरह से बदलती है। और सूर्य दो भिन्न फोकल ऑब्लट स्फीरॉइड के बीच में ऑसिलेट करता है इस तरह से। ये देखिए, अब हम जैसे ये आपको दिखाया है, अब हम बताएंगे कि एक पूरे सौर चक्र में जो आपके सामने, अब एक बात और हम बता दें कि पृथ्वी की जो ऑब्लेट शेप है, पृथ्वी की जो ऑब्लेट शेप है, इसकी रियलिटी क्या है कि ये इस तरह से नहीं बदलता है जैसे कि अब तक वैज्ञानिक ऐसे मॉडल से दिखाते हैं कि जब रोटेट करता है तो ध्रुवों पर दब जाता है। नहीं, बल्कि ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के द्वारा फ्लैटनिंग ऑन पोल्स एंड बल्गिंग इन इक्वेटर होता है। इस तरह से नहीं होता है। ये जो नीचे है, ऐसे ये कारण नहीं है, बल्कि एक्चुअली क्या होता है कि ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के कारण जो इस प्रकार से तो इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि रियल कारण जो है वो वो ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के कारण जो है ऑब्लेट शेप चेंज होती है इस तरह से। अब हम कुछ जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस तरह से फ्लिप होता है। तो एक पूरे सौर चक्र में मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो जाता है, तो ये ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के कारण इस तरह से होता है। ये देखिए आपके सामने, इसको एनिमेशन द्वारा हमने दिखाया है। तो सूर्य की शेप चेंज होती है, सूर्य में आकृति बदलती है इस तरह से। तो साथियों, ये हमने जो बताया है अपने एनिमेशन के माध्यम से, तो ये दोबारा एक बार फिर दिखा देते हैं कि नासा के मिशन के अनुसार क्लाइमेट चेंज के अभियान से ये जो है, ये नासा वैज्ञानिकों द्वारा है और ये मेरे द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह से क्या है कि एक्चुअली आर्ट का वेरिएबल ऑब्लेटनेस होता है, उसकी शेप चेंज होती है। तो इस तरह से मैंने आपको ये दिखाया है। तो हकीकत में क्या है कि क्लाइमेट चेंज के का ये ऊपर वाला जो वीडियो है नासा के वैज्ञानिकों का, वो रियल फॉर्म में ऐसा होता है। तो इस तरह से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पृथ्वी की आकृति कैसे बदलती है। और पृथ्वी इसी तरह से और भी बताऊँ आपको। अब हम जैसे जैसे ये है,
तो साथियों सूर्य की आकृति इस तरह से बदलती है। तो ये मैंने ऊपर जो एनिमेशन है इसको फ्रंट से दिखाया है, फिर टिल्ट होते झुके हुए, और फिर ये टॉप यानी पोल से दिखाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूर्य की शेप कैसे चेंज होती है, और इसी प्रकार से तारों की भी शेप कैसे चेंज होती है। तो एक पूरे सौर चक्र में सूर्य की वेरिएबल ऑब्लेटनेस इस तरह से चेंज होती है 3D में। तो 2D में तो आप देखते हैं कि पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस चेंज होती है, लेकिन 3D में फ्लैटनिंग ऑन पोल्स एंड बल्गिंग इन इक्वेटर इस तरह से हम दिखाते हैं। यानी कि इस तरह से हमारा जो सूर्य है वो अपनी आकृति बदलता है, और ये बहुत फास्ट एनिमेशन है। रियल जो होते हैं, जो रियल है वो तो क्या है, बहुत धीमी गति से 11.1 वर्ष में होता है। उसमें क्या होता है कि सूर्य 6 किलोमीटर विषुवतीय क्षेत्र में और 6 किलोमीटर पोल ध्रुवीय क्षेत्र में उसकी आकृति बदलती है। तो पूरे 6 किलोमीटर पोल पर पोलर रेडियस कम हो जाती है, और इक्वेटोरियल रेडियस 6 किलोमीटर बढ़ जाती है। इस तरह से ये एक पूरे सौर चक्र में आकृति बदलती है। अब देखिए, अब हम दिखाते हैं, देखिए कि एक सर्पिल गैलेक्सी होती है, एक सर्पिल गैलेक्सी होती है। ये देखिए, एक सर्पिल गैलेक्सी में जो इस तरह से जो सर्पिल भुजाएं होती है इस प्रकार से ट्विस्ट होती है। तो साथियों ये जो एनिमेशन है इसको मैंने फ्रंट से टिल्ट और टॉप से दिखाया है। तो ये एक आकाश गंगा का सर्पिल आकृति का जो ट्विस्टिंग और टाइटनिंग है वो इस तरह से दिखाया है। तो आकाश गंगाओं में इस प्रकार से द्रव्य और ऊर्जा जो है वो कसी जाती है, और इस प्रकार से आपके सामने ये जो एनिमेशन है इसके माध्यम से हम ये प्रदर्शन करना चाहते हैं कि एक गैलेक्सी में द्रव्य और ऊर्जा कैसे ट्विस्ट और टाइट होती है। तो इसके बाद हम जो आपके सामने बात रख रहे हैं, ये देखिए, तो सूर्य जो है वो इस तरह से सूर्य अपनी आकृति इस तरह से बदलता है। तो जब आकृति बदलता है तो उसमें ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के द्वारा मैटर रिलीज होता है, इजेक्ट होता है। मैटर, रेडिएशन, लाइट इस प्रकार से आपके सामने देखिए, इस तरह से ट्विस्ट और टाइट होते हुए द्रव्य और ऊर्जा बाहर निकलती है। इस तरह से आपके सामने हमने प्रदर्शन करके बताया है कि ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के द्वारा मैटर और एनर्जी कैसे बाहर निकलती है, रेडिएशन कैसे बाहर निकलते हैं, तो उसकी शेप कैसे चेंज होती है सूर्य की। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सूर्य और तारे आकृति भी बदलते हैं, और साथ में उनके अंदर से रेडिएशन, लाइट और मैटर निकलता है। वो इस प्रकार से ये आपके सामने इसके माध्यम से मैंने दिखाया है, और इसमें आपको दिखाया है कि कैसे आकृति बदलती है ये इस तरह से। तो ये देखिए कि इक्वेटोरियल रेडियस बढ़ती है और पोलर रेडियस कम होती है, और इस तरह से सूर्य ट्विस्ट और टाइट होता है। इसके कारण मैटर और एनर्जी बाहर निकलती है, और इस प्रकार से ग्रेविटेशन वेव्स भी बाहर निकलती है। तो सूर्य के अंदर से ये इस चेंजेस को हमने दिखाया है। इसके बाद में
कृपया लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, अपनी बात पूछें। इसके बाद में हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी किस तरह से कि देखिए, जब पृथ्वी जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पृथ्वी 6 वर्ष में दोलन करती है, 6 ईयर ऑसिलेशन, ये शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। और वो ऑसिलेशन कैसे होते हैं और पृथ्वी की आकृति कैसे बदलती है, तो हमने ये इसको इसके द्वारा दिखाया है। तो साथियों, ये जो आपके सामने प्रदर्शन करके मैंने बताया है, देखिए, ये पृथ्वी का आकृति बदलती है, साथ में पृथ्वी में से एनर्जी और मैटर भी निकलता है। और देखिए, इस तरह से मैंने बताया है। इसके बाद में मैं आपको बताऊं, ये इस तरह से हमने तो साथियों, ये जो एनिमेशन है, इनको दिखाने का पर्पज हमारा ये है कि सूर्य और तारों की आकृति जैसे बदलती है, जैसे पृथ्वी और ग्रहों की आकृति बदलती है, इसी तरह से हमारा ये ब्रह्मांड जो है, इसकी भी शेप चेंज होती है। और उसमें जो मैटर मैटर जो है, तो इस तरह से बिग बैंग और बिग क्रंच को भी हम समझाएंगे। और तारों की आकृति कैसे बदलती है और पृथ्वी और ग्रहों की, तो इसमें हमने ये बताया है कि सूर्य जैसे ट्विस्ट और टाइट होते हुए एनर्जी, मास, रेडिएशन, लाइट रिलीज करता है। इसके बाद में एक बार हम ये बता दें, ये वाला चित्र, इस चित्र को बताने का पर्पज हमारा यही है। इस चित्र को दिखाने का हमारा पर्पज यही है कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, पृथ्वी घूर्णन नहीं करती और पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट होती है। कैसे होती है, ये इस तरह से आपके सामने बताया है। इस तरह से ट्विस्ट टाइट हो रही है, तो पृथ्वी की आकृति इस तरह से बदलती है, तो इस तरह से पृथ्वी जो है ट्विस्ट टाइट हो रही है। और इसमें देखिए, आपके सामने हमने बताया, दिखाया है एनिमेशन के द्वारा कि पृथ्वी का वेरिएबल ऑब्लेटनेस कैसे होता है। तो जैसे ग्रहों का, जैसे सूर्य और तारों की शेप चेंज होती है, ट्विस्टिंग टाइटनिंग होता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी ट्विस्ट और टाइट होता है और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो इस तरह से अब हम आते हैं, एक बार हम सूर्य, तो इस तरह से हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए, तारे किस प्रकार से आकृति बदलते हैं। ये इस चित्र को दिखाने का हमारा उद्देश्य यही है कि तारे अपनी आकृति कैसे बदलते हैं। सूर्य जैसे उसकी पूरे सौर चक्र में 11.1 वर्ष में सूर्य 6 किलोमीटर विषुवतीय क्षेत्र में फैल जाता है और पोल पर 6 किलोमीटर दब जाता है। इस तरह से हम ये दिखा करके ये समझाना चाहते हैं कि सूर्य की वेरिएबल ऑब्लेटनेस 3D में कैसे दिखाई देती है। तो 3D में हम वेरिएबल ऑब्लेटनेस को इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसको और वैज्ञानिक इसको 2D में दिखाते हैं, लेकिन हमने 3D में कैसे ये होता है इसको दिखाया है। अब इसके बाद में अब हम इस बात पर आते हैं कि ब्रह्मांड में बिग बैंग और बिग क्रंच कैसे होता है। तो हमारा जो ये यूनिवर्स जो है, कैसे एक्सपेंड होता है और कैसे कॉन्टैक्ट होता है,
ये देखिए, ये यूनिवर्स की शेप जो है, यूनिवर्स की जो शेप है वो इस प्रकार से चेंज होती है, जैसे सूर्य और तारों की होती है, जैसे पृथ्वी और ग्रहों की होती है। इसी तरह से हमारा ये ब्रह्मांड जो है वो भी शेप चेंज करता है और एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरह से एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस प्रकार से ट्विस्ट ट्विस्ट और टाइट होता है। तो ये यूनिवर्स में चेंजेस इस प्रकार से होता है। तो हमने इस तरह से दिखाया है कि ब्रह्मांड में इस प्रकार से बदलाव होता है। और ये हमने इसमें एक एक ऑब्जेक्ट दिखाया है। हालांकि ऐसे कनफोकल ऑब्जेक्ट अनेक खूब सारे होते हैं, और इस तरह से आपके सामने हमने प्रदर्शित करके बताया है कि यूनिवर्स का शेप कैसे चेंज होता है और बिग बैंग और बिग क्रंच कैसे होता है। तो ये बिग बैंग और बिग क्रंच का तरीका हमने बताया है। और ब्रह्मांड में इस प्रकार से परिवर्तन होता है। जब ब्रह्मांड इस प्रकार से ट्विस्ट टाइट होता है तो उसके सेंटर पर, ये देखिए, जब ब्रह्मांड इस प्रकार से ट्विस्ट टाइट होता है तो उसके सेंटर पर एक ब्लैक होल बनता है, फिर लूज होता है, फिर वापस टाइट होता है। इस तरह से ब्लैक होल बनते जाते हैं। तो इस तरह से हमने दिखाया है कि ब्रह्मांड इस प्रकार से ऑसिलेट करता है, इस प्रकार से धड़कता है। तो साथियों, एनिमेशन के कैसे लगे? मेरे पास में एनिमेशन की सुविधाएं ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने जो आपके सामने ये प्रस्तुत किया है, जितना मेरा ज्ञान था उतना मैंने दिखाया है। ज्यादा विस्तार के लिए मुझे एनिमेशन एक्सपर्ट की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम बिग बैंग और बिग क्रंच को आपके सामने दिखाया है। तो साथियों, जैसे कि मैंने बताया पहले, 2D में ये कैसे होता है, और ये देखिए, ये ये 2D में हमने दिखाया है कि ये 3 तरीके से दिखाया है हमने। है तो मेन तो एक ही है, ये जो बीच वाला है ये 2D में दिखाया है, लेकिन 3D में इसको दिखाने के लिए हमें एनिमेशन एक्सपर्ट की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम आपके सामने ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्स जो है 2D में दो भिन्न कनफोकल ऑब्जेक्ट इस रॉड के बीच में ऑसिलेट करते हुए दिखाया है, और 3D में हम दिखा सकते हैं, लेकिन हमें एक एनिमेशन एक्सपर्ट की आवश्यकता है। इस तरह से हमारा ये ब्रह्मांड जो है ट्विस्ट और टाइट होते हुए जब ऑसिलेट करता है तो उसके सेंटर पर ब्लैक होल बनते हैं, और उनके उसके साथ एक भीमका गैलेक्सी होती है। तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट के साथ में एक हाइपरबोलॉइड है। इस तरह से ये जो साइक्लोनिक दिखाए हैं इस प्रकार स्पाइरल, ये देखिए, तो ये है ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर, और बिग बैंग और बिग क्रंच को हमने इस तरह से दिखाया है। तो साइक्लिक यूनिवर्स या ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की जो हम हाइपोथेसिस प्रस्तुत कर रहे हैं, जो थ्योरी प्रस्तुत कर रहे हैं, वो इस तरह से हम ऑसिलेटिंग यूनिवर्स को समझाते हैं। क्योंकि सूर्य, तारे, पृथ्वी और ग्रह और कई चंद्रमा जो है उनका शेप जो चेंज होता है, उसी तरह से ब्रह्मांड का भी शेप चेंज होता है। और जिस प्रकार से आकाशीय पिंडों में मैटर का डिवीजन है, इसी प्रकार से ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और अस्त व्यस्त रूप से फैली बिखरी हुई नहीं है। तो इस तरह से हमने आपके सामने ये प्रदर्शित किया है बिग बैंग और बिग क्रंच को। अब हम दिखाते हैं आपको कि ये जो आपको जितने एनिमेशन दिखाए हैं उनके दिखाने के बाद में हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जो ये स्पेस फैब्रिक का जो कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से हमने सूर्य के चारों ओर 3 डायमेंशन में स्पेस फैब्रिक को दिखाया है। ये देखिए, ये स्पेस फैब्रिक इस प्रकार से होता है चेंज।
ये हमने 3D में आपके सामने दिखाया है। ऐसे यूट्यूब पर अनेक एनिमेशन के द्वारा समझाने वाले लोग हैं कि स्पेस फैब्रिक अराउंड ए स्टार, अराउंड ए सन, इस प्रकार से चेंज होता है। तो साथियों, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में जो बताया जाता है कि मास जो है वो स्पेस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से डिस्टॉर्ट करते हुए, दबाते हुए करता है, लेकिन वो रियलिटी ये है। तो इस तरह से हमने आपके सामने बताया है कि सन के चारों ओर जो स्पेस फैब्रिक है वो इस तरह से होता है। अब हम बताते हैं कि देखिए, अब जो जैसे हमने ये स्पेस फैब्रिक की बात कही है, तो अब हम और भी एनिमेशन बताते हैं आपको। जैसे ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल में कैसे होता है, तो अब हम ये एक बार फिर दिखा देते हैं कि ब्रह्मांड में बिग बैंग और बिग क्रंच कैसे होता है। इस तरह से ब्रह्मांड एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस तरह से यूनिवर्स जो है ऑसिलेट करता है। तो ब्रह्मांड में बिग बैंग और बिग क्रंच का ये रियल तरीका है। इस तरह से ब्रह्मांड जो है ऑसिलेट करता है। तो हमने इस तरह से आपको एक चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। अब ये जैसे इक्वेटोरियल पोलर पोलर एरिया से देखें, टॉप से देखें, और इस तरह से हमने आपके सामने अब हम जो, तो एक पूरे सौर चक्र में सूर्य जो है मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम इस तरह से ऑसिलेट करता है। इस तरह से सूर्य की शेप चेंज होती है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है फ्लिप होता है, उसमें से रेडिएशन, मास, एनर्जी ये निकलती है, लाइट भी निकलती है। तो इस तरह से हमने एनिमेशन के माध्यम से आपके सामने रखा है। तो ये जो आपके सामने रखा है, ये इस तरह से स्पेस फैब्रिक चेंज होती है। ये आपको दिखाया है कि जो आज तक अल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया जाता है, वो रियल रूप में ऐसा होता है, ना कि अब हम ऑसिलेटिंग यानी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पर अब तक जो, ये देखिए, तो साथियों इस चित्र को बड़े गौर से देखिएगा। ये जो एक चित्र नीचे है, इसमें बताया यूनिवर्स एक्सपेंड होता है, फिर कॉन्टैक्ट होता है, और फिर ये एक और है, फिर ये अब तक जो वैज्ञानिक मानते हैं, ये चित्र जो है वो दिखाए हैं। लेकिन मेरा वाला चित्र जो ऊपर है, जो एनिमेशन दिखाया है मैंने, ये जो एनिमेशन दिखाया है, इसमें मैंने बताया है कि यूनिवर्स जो है इस प्रकार से शेप चेंज करते हुए ऑसिलेट करता है। इस प्रकार से यूनिवर्स धड़कता है या वाइब्रेट करता है। तो इस प्रकार से जैसे आकाशीय पिंड जो है, उनका वेरिएबल ऑब्लेटनेस होता है, उनकी आकृति बदलती, इसी तरह ब्रह्मांड में भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होता है, बिग बैंग और बिग क्रंच होता है। तो ये ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की हमारी नई अवधारणा है, और ये वैज्ञानिकों के द्वारा आज तक जो प्रस्तुत करते रहे हैं वो है। तो ये दिखाने के बाद हम ये बताना चाहेंगे कि एक एक गैलेक्सी जो है, एक गैलेक्सी है, वो इस प्रकार से ट्विस्ट टाइट होती है। एक सर्पिल गैलेक्सी होती है, वो हकीकत में ऐसे ट्विस्ट टाइट होते हुए सर्पिल बुझाई बन जाती है। तो ये हमने एक नया इनोवेशन है, एक नया नवाचार है। और ये हमारा विचार कैसे आया, तो आपने पूर्व में जितने भी हमारे एपिसोड देखे हैं, ये देखिए। तो साथियों,
आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बताइएगा कि ये एनिमेशन आपको कैसे लगे। अब आपको मैं बताऊं कि स्पेस फैब्रिक एक ब्लैक होल जो होता है वो 3D में इस से अब हमने बताया है 3D में एक ब्लैक होल का स्पेस फैब्रिक कैसे बदलता है, कैसे चेंज होता है। तो आपने ऐसे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं अनेक वीडियो, लेकिन हमारा जो एनिमेशन वीडियो है वो एक अलग तरह से समझाता है कि स्पेस फैब्रिक जो है तो ये इस तरह से आपके सामने मैंने प्रदर्शन करके बताया है कि अब हम जो कहना चाहेंगे कि एक्चुअल में क्या है कि यूनिवर्स की शेप जो है वो टॉरस नहीं है। तो ये जो अब तक बताया जाता रहा है कि इस यूनिवर्स को टॉरस समझा जाता रहा है कि कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जो यूनिवर्स को टॉरस शेप का समझाते हैं, जबकि हकीकत में सूर्य जो है टॉरस नहीं बल्कि सूर्य यूनिवर्स जो है वो इस प्रकार से दो भिन्न कनफोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड के बीच में ऑसिलेट करता है। ये देखिए, तो ये ऊपर वाला एनिमेशन हमने बताया है कि यूनिवर्स जो है दो भिन्न कनफोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड के बीच में ऑसिलेट करता है, और नीचे जो वैज्ञानिक बताते हैं कि यूनिवर्स ऐसा होता है, ऐसे नहीं बल्कि ये ऐसे होता है। ये हमने 2D में बताया है। 3 डायमेंशन में बताने के लिए एनिमेशन एक्सपर्ट इसको दिखा सकते हैं। तो साथियों, ये ये हमारे द्वारा बने हुए एनिमेशन है, जितने भी हमने अभी दिखाए हैं मेरे द्वारा बने हुए हैं। ये देखिए इसे से इसके बाद में अब हम कहना चाहेंगे कि तो अब हम इसे से जैसे आप जब एक चंद्र ग्रहण होता है उस समय कैसे सौर ज्वालाएं बाहर निकलती है। अ, जब एक सोलर इक्लिप्स होता है उस समय सौर ज्वालाएं कैसे बाहर निकलती है ऐसे ट्विस्ट टाइट होते हुए, तो हमने इसको दिखाया है। सूर्य ग्रहण के समय सौर लपटें निकलती है, सौर ज्वालाएं निकलती है, वो इस तरह से नीचे जो एनिमेशन है इसमें दिखाया है। ये जो सौर ज्वालाएं निकल रही है ऐसे और ऐसे, तो इनको मैंने एनिमेशन के माध्यम से यहाँ पे दिखाया है। तो इसके बाद में अब हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये सब होने के बाद में ये देखिए एक सर्पिल गैलेक्सी की सर्पिल भुजाएं कैसे बनती है, इसको हमने एनिमेशन के द्वारा अ, समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से ट्विस्टिंग के द्वारा अ, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमें हमने क्या है कि इसके बाद तो अब हम ये कहना चाहेंगे कि वास्तव में एक्चुअल में स्पेस फैब्रिक ऐसे नहीं करता। ये रियलिटी ये है, ऐसे 3 डायमेंशन में स्पेस फैब्रिक जो होता है कार्य करता है, वर्क करता है, ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे हमने और भी एनिमेशन बनाए हैं। ये देखिए ये एक और है। तो जो सूर्य और तारे हैं वो स्पेस फैब्रिक को ऐसे दबाते नहीं है, बल्कि इस तरह से ट्विस्ट टाइट होते हुए ये देखिए आपके सामने।
इस तरह से क्या है स्पेस फैब्रिक काम करता है। तो ये इसके बाद में आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ग्रेविटेशन वेव्स है वो कैसे बनती है। तो ये ग्रेविटेशन वेव जो कोई स्पेस फैब्रिक को तालाब नहीं है, एक्चुअल में ग्रेविटेशन वेव्स ऐसे बनती है। इसमें से निकलते हुए हमने दिखाया है कि कैसे ग्रेविटेशन वेव ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के द्वारा निकलती है। तो ये देखिए आपके सामने ऑसिलेशन के द्वारा हमने ये दिखाया है। तो ये देखिए, तो ग्रेविटेशन वेव्स जो है बनने का कारण कॉलिजन या मर्जिंग नहीं है कि दो ब्लैक होल मर्ज होते हैं या कोलाइड होते हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये जो नीचे ऑसिलेशन है इसके माध्यम से हम समझा रहे हैं कि ग्रेविटेशन वेव कैसे बनती है। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उत्पत्ति को हमने एक एनिमेशन के द्वारा इस तरह से समझाया है। ऐसे नहीं होता है, बल्कि ऐसे होता है, ये वाला नीचे जो है। तो इस तरह से ये कुछ एनिमेशन के माध्यम से हमने अपनी बात कही है। और अब हम अब हम जैसे ये देखिए, ये क्या है कि एनिमेशन जो है ये हाउ ग्रेविटी वर्क, ऊपर वाला जो एनिमेशन है और नीचे वाला एनिमेशन है। सॉरी, वीडियो, ऊपर तो वीडियो है, नीचे एनिमेशन द्वारा हमने एक्चुअल इस तरह से। तो साथियों, ये जो वीडियो है आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, हाउ ग्रेविटी वर्क। तो ये इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से होता है, आपको जो दिखा रहा हूं। ये स्पेस फैब्रिक ऐसे ऐसे ग्रेविटी ऐसे काम करती है। तो ग्रेविटी एक्चुअल में कैसे, तो पृथ्वी किसी भी आकाशीय पिंड को या किसी भी वस्तु को अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के द्वारा ये ग्रेविटी बनती है। तो आज आज तक न्यूटन और आइंस्टाइन ने अपनी ग्रेविटेशनल थ्योरी दी। मैं यहाँ एक नई ग्रेविटेशन थ्योरी दे रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप देखिए इस तरह से ये जो वीडियो बताया है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों वीडियो देखिए। तो मैंने एकदम सही तरीके से सही रूप में दिखाया है। तो इन वीडियो को दिखाने के बाद जैसे पृथ्वी में 6 ईयर ऑसिलेशन होता है, तो वो 6 ईयर ऑसिलेशन, जैसे पृथ्वी जो है 26 सेकंड में धड़कती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो इस तरह से धड़कती है। तो धड़कती कैसे है, इस तरह से धड़कती है। तो ये इस प्रकार से जो एनिमेशन के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रदर्शन किया है। तो ये मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट के द्वारा ये ये एनिमेशन बनाया गया है। लेकिन ये वास्तव में ऐसा होता है, इस तरह से होता है। इस तरह से एक ब्लैक होल का स्ट्रक्चर होता है और एक ब्लैक होल दो भिन्न कनफोकल ऑब्जेक्ट स्फेरॉइड के बीच में ऑसिलेट करता है। तो ये जो है मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेविटेशन फिजिक्स, उसके द्वारा ये बनाया गया है। जो मूल रूप से ऐसा होता है, वास्तव में ऐसा होता है जो ऊपर दिखाया मैंने। इस तरह से आपके सामने मैंने, तो अब मैं दिखाता हूं आपको कि गुरुत्वाकर्षण तरंगें किसी कॉलिजन या मर्जिंग के कारण उत्पन्न नहीं होती है। वास्तव में करेक्ट क्या है, ये नीचे करेक्ट है। ऑसिलेशन के द्वारा हमने दिखाया है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगें कैसे बनती है। तो अंतरिक्ष में जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज हुई है, प्रैक्टिकल खोज हुई है, जो अभी बताया है गया है, इस प्रकार से ब्लैक होल ऑसिलेट करते हैं, तारे ऑसिलेट करते हैं।
न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, ये ऑसिलेट करते हैं और उसके कारण ये। तो साथियों, ये एनिमेशन आपको कैसे लगे, अपनी बात जरूर लिखें। तो ये हमारा आज का प्रस्तुतिकरण, और इसमें हमने जो जो बातें कही है, जैसे मैं ये दिखाना चाहूंगा कि हमारा जो सूर्य है वो हकीकत में सोलर फ्लेश जो निकलती है या सौर ज्वालाएं निकलती है, वो ट्विस्टिंग टाइटनिंग के द्वारा हमने दिखाई है। ये देखिए, तो हमारा जो सूर्य है ट्विस्ट टाइट होता है, उसके कारण सौर ज्वालाएं, प्रकाश, रेडिएशन और से मैटर निकलता है। ये जो, जैसे एक सर्पिल भुजाएं क्यों बनती है एक सर्पिल गैलेक्सी में, स्पाइरल गैलेक्सी में, ये इसका कारण ये है कि टू डिफरेंट हाइपरबोलॉइड के बीच में इस प्रकार से अ, ये एनिमेशन दिखाने के बाद में अ, तो साथियों, ये हमने एनिमेशन आपके सामने प्रदर्शन किए हैं। तो ये एनिमेशन आपके सामने जो रखे गए हैं, इनको मैंने बनाया है, और मेरे पास जितना जितनी सुविधा थी उसके हिसाब से मैंने। और अब मेरा ये कहना है कि यूनिवर्स जो है इस प्रकार से ऑसिलेट होता है, बिग बैंग और बिग क्रंच होता है, यूनिवर्स में फेज चेंज होता है, जो आपको मैंने बताया है कि यूनिवर्स, जैसे आकाश के पिंडों की वेरिएबल ऑब्लेटनेस को हमने 3D में दिखाया है, पृथ्वी और ग्रहों की, और सूर्य और तारों का। तो यहाँ पे हमने ब्रह्मांड की शेप कैसे चेंज होती है, कैसे ब्रह्मांड फैलता है और कैसे सिकुड़ता है। तो एक ये अभी शोध पत्र मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो रहा था। ये 2025 में पब्लिश हुआ है, द लाइफ स्पान ऑफ और यूनिवर्स। तो हमारा जो यूनिवर्स जो है, जिसको बताया जाता है कि 13.8 बिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुआ, और उसकी आयु 13.8 बिलियन वर्ष हो चुकी है। आगे ये इसका भविष्य कितना है, कब पूरा, तो इसका 33 बिलियन वर्ष पहले, सॉरी 33 बिलियन वर्ष बताया जाता है कि टोटल आयु जो है वो 33 बिलियन वर्ष है, यानी कि 20 बिलियन वर्ष और है अभी। और इस दौरान हमारा जो यूनिवर्स जो है, जो फैलता फैलता है, वो सिकुड़ने लगेगा, ऐसा ये खगोल शास्त्री कॉस्मोलॉजिस्ट बता रहे हैं। और मैंने ये जो शोध पत्र है, आप भी गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। तो इस शोध पत्र को पढ़ने के बाद में आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो है अब तक कितना आयु हो चुकी है, 13.8 बिलियन वर्ष, और उसके बाद में 20 बिलियन वर्ष और बताया जाता है। और टोटल सूर्य की आयु जो, यूनिवर्स की जो आयु है, वो बताई जाती है कि 33 बिलियन ईयर्स। तो साथियों, दुनिया में हम धीरे धीरे वैज्ञानिकों को इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए सोच सकते हैं कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड, कॉन्टैक्ट दोनों होता है, बिग बैंग और बिग क्रंच दोनों होता है। और बिग बैंग और बिग क्रंच पॉइंट मास से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक नहीं होता है, बल्कि एक लिमिट के बाद में वापस यूनिवर्स जो है क्रंच होने लगता है, कांटेक्ट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो ये तो बातें हुई आपके सामने यूनिवर्स के बारे में कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि यूनिवर्स जो है, जैसे सूर्य और तारे हैं, ग्रह हैं, वो दो भिन्न कन्फोकल ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के बीच में
मैथमेटिकली ऑसिलेट करते हैं। और इसी तरह से हमारा ये ब्रह्मांड जो है, इसमें मैटर और एनर्जी का जो डिवीजन है वो इस तरह से है कि वो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरोइड के बीच में ऑसिलेट करता है, और इससे जब ब्रह्मांड जो है कस करके टाइट हो जाता है तो सेंटर में एक ब्लैक होल बनता है। वो ब्लैक होल सेंटर से हट जाता है, फिर दोबारा फिर ब्रह्मांड ट्विस्ट और टाइट होता है, दो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीयरोइड के बीच में, तो इससे से एक नया ब्लैक होल बनता है, फिर ब्रह्मांड लूज होता है, फिर टाइट होता है, तो फिर सेंटर में ब्लैक होल बनता है। इस प्रकार से लूज टाइट होता रहता है। इससे से ब्रह्मांड जो है कसता है, ढीला पड़ता है, और इस मैटर एनर्जी सेंटर में इकट्ठी होकर के ब्लैक होल बनाती है। वो ब्लैक होल धीरे धीरे तारों में बदलते हैं, तारे जो है धीरे धीरे सूर्य में, सूर्य से गैस दानव ग्रहों में, गैस दानव ग्रहों से रॉकी ग्रहों में, रॉकी ग्रहों से फिर पृथ्वी में, पृथ्वी से फिर दूसरे रॉकी ग्रहों में, और फिर चंद्रमाओं में, फिर कॉमेट में, फिर एस्ट्रॉयड में, फिर मीटियोर्स में ब्रेक होके और इस तरह से ब्रह्मांड में घुल जाते हैं। ये सृजन और विनाश की पूरी जो विधि है हमने आपके सामने रखी है। तो आ, आज के प्रस्तुतिकरण में जैसा कि हमने अपनी बात को मैथमेटिकली और अनेक उदाहरणों के द्वारा कि देयर आर सम कॉमन सिमिलर सिमेट्रिक थिंग्स इन एंटायर यूनिवर्स, और वो क्या है, वो हमने जो कीवर्ड है हमारे हमारे जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के जो कीवर्ड है वो इस तरह से है कि ट्विस्टिंग, टाइटनिंग, नॉर्थन साउथर्न हेमिस्फीयर, और साइक्लोन, काउंटर साइक्लोन, इस तरह से वार्पिंग, इस प्रकार से कर्वेचर। तो कर्वेचर उत्पन्न होने से कैसे ग्रेविटी बनती है हमने अलग तरीके से समझाई है। न्यूटन और आइंस्टाइन से भिन्न हमने एक नया तरीका बताया है कि ग्रेविटी एक्चुअली कैसे काम करती है, हाउ ग्रेविटी वर्क। तो साथियों, ये प्रस्तुतिकरण आज का उद्देश्य हमारा यही था कि पूरे यूनिवर्स में समानताएं हैं, सिमिलरिटी है। ये हम नेबुलाओं, गैलेक्सियों में, ब्लैक होल में, और इस तरह से सूर्य और तारों में, ग्रहों में, चंद्रमाओं में, सभी में देख सकते हैं। लिविंग्स में देख सकते हैं, जितने भी प्राणी जगत है उसमें देख सकते हैं, वनस्पति जगत है। तो ये इतना प्रस्तुतिकरण करने का हमारा पर्पज यही था कि ब्रह्मांड में दोलन कैसे होता है, कैसे साइक्लिकली यूनिवर्स जो है बिहेव करता है। तो आज हमारा ये प्रस्तुतिकरण इसी पर फोकस था, केंद्रित था कि एनिमेशन के माध्यम से हमने समझाया कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूनिवर्स, ऑसिलेशन ऑफ द यूनिवर्स, एंड बिग बैंग एंड बिग क्रंच, कैसे यूनिवर्स बिग बैंग और बिग क्रंच, और जो रिचर्ड टॉलमान और स्टैन हार्ट, यूरोप और रोजर पेनरोज और भी अनेक लोग हैं, अनेक भारतीय लोग भी हैं, जो क्या है कि यूनिवर्स को, ऑसिलेशन को जो समझाते हैं। तो हम उन सभी से एक अलग तरीके से हमने आपके सामने बात रखी है। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरे जितने भी एपिसोड हैं अब तक शुरू से, वो सभी आप देख रहे होंगे। मैंने इन सभी को डाउनलोड करके यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। यूट्यूब चैनल का हमारा नाम जो है वो अनिल थानवी दी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स इस नाम से है, क्योंकि फेसबुक का नियम है कि कुछ दिनों बाद में वो वीडियो अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो इस कारण से हमने यूट्यूब पर उनको अपलोड कर दिया है। तो साथियों, अब तक जितने एपिसोड आपने देखे हैं, आप उन पे कमेंट करें। आप क्या सोचते हैं यूनिवर्स के बारे में, तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में। हमने महाद्वीपों की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति भी बताई, जीवन की उत्पत्ति और जीवन कैसे अंत होता है, कैसे पानी उत्पन्न होता है, कैसे पानी समाप्त हो जाता है, ओजोन लेयर, और इस प्रकार से
कैसे पृथ्वी पर एक हैबिटेबल प्लेनेट के रूप में इवोल्यूशन होता है। तो इसके बाद में हमने ये भी बताया कि आपके सामने कि ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड है वो ट्रांसफॉर्मेशन से जन्म लेते हैं, कन्वर्जन से जन्म लेते हैं, ना कि इम्पैक्ट या कोलिजन से। मैंने कई बड़े वैज्ञानिकों के वीडियो देखे जिसमें कोलिजन को ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि कोलिजन पूरे यूनिवर्स में संयोग मात्र से 1% या उससे भी कम होता है। एक्चुअल में कोलिजन जैसा कुछ भी नहीं है, सब ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। सूर्य जो है, सौर मंडल पूरा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन से यानी कन्वर्जन से बना है। हमारा पृथ्वी जो है किसी कोलिजन से नहीं हुआ, या चंद्रमा जितने भी है, या सूर्य है। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने एक अलग विचार रखा है दोलन में ब्रह्मांड का, जिसके परिणाम, जिसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, वे सब आपके सामने स्पष्ट किए हैं। और इसके माध्यम से हम कुछ ऐसी बातों को समझाते हैं जो हमारे डेली लाइफ में होता है, दैनिक जीवन में हम देखते हैं, आसपास में देखते हैं। तो आज का प्रस्तुतिकरण हम समापन करने से पहले आपसे पुनः एक हार्दिक निवेदन करते हैं, कृपया लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और जो वीडियो हट जाते हैं तो उनको आप यूट्यूब चैनल में अनिल थानवी द ऑसिलेटिंग यूनिवर्स इस नाम से सर्च कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि भारतीय विज्ञान संचार समूह के इस मंच पर जो जो आपके सामने बातें रखी है, आप इन पे अपने कमेंट जरूर करें, अपनी बात लिखें और अपने साथियों से चर्चा करें। और देश के वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, भूवैज्ञानिक, पृथ्वी वैज्ञानिक, जो जीएसआई और अर्थ साइंस डिपार्टमेंट और इस प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और इस प्रकार से इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स पुणे आयु का, तो इसरो, इन सभी के वैज्ञानिकों तक मेरी बात पहुंचाने में आप मेरी मदद करें। और धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।